हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं हूँ ऋषभ कुमार, आप सबके अपने यूट्यूब चैनल हेलो एजुकेटर्स पे। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी तक प्रीवियस ईयर पेपर के 2 वीडियो जो है 2 पार्टों में किया हुआ है। ये इस पोर्शन का लास्ट पार्ट है, ठीक है। इसमें 30 क्वेश्चंस रहेंगे, वो आज ही हम समाप्त करेंगे। जो है कुछ दिनों से जो है तबीयत जो है वो सही नहीं है, थोड़ा जुकाम हुआ है और दवा खाने की वजह से जो है कफ जो है जम गया है, जिसकी वजह से खांसी वासी आ रही है। और कुछ लोगों के क्वेश्चंस आए हुए थे कि लाइव डिस्कशन किया करें, तो जो है अभी प्रीवियस ईयर पेपर कराने का कोई प्लान नहीं है। अभी जो हम पहले थ्योरी पे जो है फोकस करेंगे, उसके बाद जो है प्रीवियस ईयर पेपर लेंगे, ठीक है। तो जब प्रीवियस ईयर पेपर लेंगे तब तक काफ़ी लोग उम्मीद है जुड़ेंगे हमसे, ठीक है। आप लोगों का भी अगर सपोर्ट रहा तो ज़्यादा लोग जुड़ जाएंगे तो सबको भी फ़ायदा हो जाएगा। तो हम जो है प्रीवियस ईयर पेपर लास्ट में करेंगे, उससे पहले जो है थ्योरी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट पहले डेवलप हो हम सब में, ठीक है। उसके बाद जो है ये सब करेंगे हम। और एक किसी ने मैसेज किया हुआ था कि ये जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये लागू कब से होगी। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, कोविड का दौर है। वैसे तो अगर कोविड नहीं होता तो 21-22 में प्लानिंग थी लागू करने की, बट इसके लिए काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। पहले तो सारे जितने भी स्टेट हैं वो सपोर्ट करने चाहिए, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को, ठीक है। उसके बाद ही जो है उसको लागू किया जा सकता है। तो कोविड के बाद जो है उम्मीद है जल्द ही ये लागू हो जाएगी, देर नहीं होगा अब इसमें, ठीक है। तो और जो भी आपके क्वेश्चंस हुआ करें वो कमेंट में आप बताया करिए, मैं अवश्य रिप्लाई करूँगा उसका। तो हम चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस को लेके। तो 170 तक शायद हो गया था हमारा, 171 से आज शुरू करना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम। लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा तालीम कौशल से संबंधित है, ठीक है। तालीम वही होता है, तालीम कौशल मतलब यही होता है कि शिक्षण से संबंधित है, ठीक है। नहीं कोई बताता है, जब हमें कोई कुछ कहता है कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे पढ़ो, बेटा पहले जो है प्रश्न को किसी जगह अगर पढ़ना है सही से तो किसी दूसरे से डिस्कशन करके पढ़ो, ये करो वो करो। तो हम लोग क्या कहते हैं, अरे हमें तालीम मत दो, हमें ज्ञान मत दो, हमें बहुत सारा पता है ज्ञान, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं तालीम कौशल, ठीक है। यहाँ से हम समझते हैं। तो पहला है श्याम फलक पर लिखना, ठीक है। कोई कहता है कि भैया लिख के पढ़ा करो तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कोई कहता नहीं, जब पहेली दो, पहेली के माध्यम से क्वेश्चन पुटअप करो, वहाँ से समझ में आएगा, ठीक है। कोई कहता नहीं पहेली की क्या ज़रूरत है, सीधे हम प्रश्न पूछेंगे, वहाँ समझ में आएगा। तो ये जो है तीनों चीज़ें जो है सही हैं, ये सब तालीम कौशल है, ठीक है। तो उपरोक्त सभी इसमें सही है। चलिए आगे चलते हैं। 172 क्वेश्चन नंबर है। लिखा हुआ है कि विद्यार्थी जो वर्ग में प्रश्न पूछता है उसे क्या करना चाहिए। वर्ग के बाद अध्यापक को मिलने की सलाह देनी चाहिए, या वर्ग में चर्चा के दौरान भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, या थर्ड नंबर है प्रश्न पूछने का जारी रखने पर प्रोत्साहित करना चाहिए। चौथा ऑप्शन है उत्तर खुद ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इस क्वेश्चन को जो है, इस क्वेश्चन में पहली बात तो इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है क्योंकि ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पुटअप होता है, ठीक है। और उसमें जो है अलग आंसर भी इसका रहता है। तो अभी जो इसका आंसर है वो थर्ड नंबर है। तो नेक्स्ट जब हम करेंगे तो वहाँ पे जब दूसरे टाइप का क्वेश्चन आएगा सेम यही, ठीक है, तो वहाँ पे हम इसकी चर्चा करेंगे दोनों को लेके कि क्या अंतर रहता है, कब कौन सा ऑप्शन उसमें सेलेक्ट करना है। अभी तो मेरे पास वो क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। आगे हमें मिलेगा तब हम उस पर चर्चा करेंगे। अभी इसमें जो है प्रश्न पूछने का जारी रखने पर प्रोत्साहित करना चाहिए, ये ऑप्शन थर्ड नंबर सही है। आगे चलते हैं। लिखा हुआ है कि सत्तावादी स्तर पर तालीम है। सत्तावादी स्तर पर तालीम मतलब जो सत्तावादी स्तर होता है उसमें तालीम किस पर आधार केंद्रित रहती है, अध्यापक केंद्रित होती है या शिष्य केंद्रित होती है,
हेडमास्टर केंद्रित रहती है, अनुभव आधारित रहती है। यहाँ पे जो है सत्तावादी स्तर पे जो तालीम रहती है वो अध्यापक केंद्रित रहती है, टीचर सेंटर्ड रहती है। जैसे हमारा पहले का जो एजुकेशन सिस्टम था वो सत्तावादी स्तर पर कह सकते हैं उसको, टीचर सेंटर्ड हुआ करता था। लेकिन अब जो है वर्तमान में जो हमें शिक्षण है वो जो है चाइल्ड सेंटर्ड है, ठीक है, इस पर ज़रा ध्यान रखिएगा। तो सत्तावादी स्तर पर अध्यापक केंद्रित होती है, वहाँ पे अध्यापक ही सब कुछ होता है, वही जो बताता है वही सिखाया जाता है, एक बुक से ही पढ़ा देता है। बच्चों की बात बहुत कम मानी जाती है, उनका इंटरेस्ट ये सब कुछ ध्यान नहीं रखा जाता है। ये होता है सत्तावादी या अध्यापक केंद्रित। हम आगे चलते हैं। लिखा हुआ है कि अध्यापकों की सार्थकता बढ़ाने के लिए शिक्षण में अंतर प्रक्रिया विश्लेषण श्रेणी इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी पद्धति किसने बनाई, ठीक है, मतलब इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी पद्धति किसने बनाई। ऑप्शन देखते हैं हम। कह रहा है कि अंतर प्रक्रिया विश्लेषण श्रेणी पद्धति किसने बनाई, तो फ्लैंडर ने बनाई, रेयोन ने बनाई, एम्बिडोन और सिमोन ने बनाई, या फिर चौथा ऑप्शन है रिचर्ड ओवन ने बनाई। तो जो अंतर प्रक्रिया विश्लेषण श्रेणी है ये सबसे पहले इसका विकास जो है फ्लैंडर ने किया था, ठीक है। फ्लैंडर ने इसका विकास किया था, तो पहला ऑप्शन जो है इसका सही है। हम आगे चलते हैं। नैतिक विकास का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया है, तो ये आपको पता होगा कि नैतिक विकास का महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया है, ठीक है, कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है, ठीक है। इसमें कोलबर्ग ने जो है 3 जो है स्तर बताए हैं इसके, प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, ठीक है, पूर्ण रूढ़िवादी नैतिकता, दूसरा स्तर जो है स्टेज इसकी है रूढ़िवादी नैतिकता, तीसरा है उत्तरार्ध रूढ़िवादी, ठीक है, पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। तो ये जब हम वहाँ पे साइकोलॉजी कवर करेंगे तो वहाँ पे ये सारी थेरियाँ जो है वो कवर हो जाएंगी हमारी, तो यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन हल करने में, ठीक है। हम आगे चलते हैं। लिखा हुआ है कि चरित्र का विकास होता है, ठीक है, चरित्र मतलब व्यक्तित्व जो हमारा है उसका विकास कैसे होता है, इच्छा शक्ति से। बिल्कुल जैसे हमारी इच्छा शक्ति जो है वो एक दिशा देती है हमारे व्यक्तित्व को, ठीक है, चरित्र को, कि हमारा चरित्र कैसा होगा, ये इच्छा भी हमारा चरित्र डिसाइड करती है। शिष्ट और वर्तन, हमारा व्यवहार कैसा होगा, ये भी हमारे चरित्र ही बताता है, हमारा व्यवहार हमारा चरित्र डिसाइड करता है, ठीक है। अगर हम चोरी कर रहे हैं तो हमारा चरित्र जो है वो ख़राब हो जाता है, ख़राब है तो इसीलिए चोरी कर रहे हैं। नैतिकता से, नैतिकता मतलब ये है कि हम अपने बड़ों का आदर नहीं कर रहे हैं, या जो भी जो सोशल वैल्यूज हैं उनको नहीं मान रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है चरित्र के विकास में सहायक होती हैं। तो इसमें उपरोक्त सभी, ठीक है। आगे चलते हैं। लिखा हुआ है 177, निम्नलिखित में से कौन सा तालीम शिक्षण का स्तर नहीं है, ठीक है। तालीम शिक्षण के जो होते हैं कुछ स्तर हैं, जैसे स्वतंत्र विकास का स्तर होता है, याददाश्त का स्तर है, ठीक है, याददाश्त व समझ ये एक स्तर है, 4 इसके स्तर है, एक है लास्ट में चिंतनशील स्तर। तो हमारे यहाँ पे कौन कौन से स्तर दिए गए हैं, समझ का स्तर है, चिंतनशील स्तर है, याददाश्त स्तर है, लेकिन असमानता स्तर जो है यहाँ पे नहीं है, ठीक है, नहीं पूछा गया है, तो असमानता स्तर जो है इसका करेक्ट आंसर है। हम आगे चलते हैं 178 पे। लिखा हुआ है कि न्यूपा मुख्यतः किससे संबंधित है। देखिए ये जो है काफ़ी पूछे जाते हैं, फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, तो हमें इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म होता है न्यूपा का द नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो अगर फुल फॉर्म पता होगा तो इसका आंसर आप आसानी से कर सकेंगे। तो प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, प्लानिंग मतलब योजना, तो शैक्षणिक योजना से संबंधित है ये, ठीक है। हम आगे चलते हैं। लिखा हुआ है कि यशपाल कमेटी रिपोर्ट 1993 का नाम है। देखिए ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ था, ठीक है। यशपाल कमेटी 1993 में आई थी। उसने कहा था कि जो शिक्षा है वह बिना बोझ की शिक्षण जो हो होनी चाहिए, बस्ता भारी करने का कोई मतलब नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन हम प्रोवाइड करवाएं ज़्यादा अच्छा। लिखा हुआ है मनोविश्लेषण के पिता हैं,
अब मनोविश्लेषण के पिता कौन है भाई, ये भी साइकोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है। तो हम जल्दी ही, उम्मीद है कि हम जल्दी थ्योरी जो है करेंगे, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें अच्छे से हम कवर करेंगे, ठीक है। तो मनोविश्लेषण के पिता जो है हमारे सिगमंड फ्रायड हैं। फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया हुआ है। हम आगे चलते हैं। पेडागोजी में कंप्यूटर का उपयोग होता है तालीमार्थी को प्रेरित करने के लिए। पेडागोगी में कंप्यूटर का उपयोग होता है तालीमार्थी को प्रेरित करने के लिए, बिल्कुल सही बात है। फीडबैक भी देता है और प्रतिक्रिया भी करता है, ठीक है। सारी चीज़ें सही हैं, उपयोग सही का हम चिन्ह लगाएंगे। हम चलते हैं 182 पे। लिखा हुआ है कि कंप्यूटर का डायब्रेन कौन सा है, ठीक है। डायब्रेन कंप्यूटर का सीपीयू को बोलते हैं, ठीक है। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग भी बोलते हैं, इसी को डायब्रेन भी बोलते हैं। हम आगे चलते हैं 183 पे। ये लिखा हुआ है कि स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड। स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड, यह धारणा इस प्रकार की शाखा से संबंधित है जिसका समर्थन किया है। बिल्कुल थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड, ठीक है। लिखा है नेचुरलिस्ट फिलोसॉफी। देखिए इसको दो तरीके से कर सकते हैं। अगर इसका तो आपको अर्थ पता हो, अगर आपको डायरेक्ट पता ही है, कहीं पढ़ा हुआ है, तो आप बिल्कुल लगा सकते हैं सीधा। नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, हम ऑप्शन से करेंगे, ठीक है। तो हम ये देखते हैं नेचुरलिस्ट फिलोसॉफी। नेचुरलिस्ट फिलोसॉफी में ये होता है कि जो विद्यार्थी है या बालक है, उसको नेचर में स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, उसको नेचर के माध्यम से सीखना चाहिए। तो इसमें जो है कहीं पे रॉड और बच्चे को मारने से संबंधित नहीं प्रतीत हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड, ठीक है। मतलब कि डंडा और बच्चा, ठीक है, या छड़ी और बच्चा, तो छड़ी और बच्चे से रिलेटेड है, ठीक है। कि लेकिन नेचुरलिस्ट फिलोसफी ये नहीं कहती है कि बच्चों को कहीं से हर्ट किया जाए। वो कहता है कि बच्चे को प्रकृति में स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाए, बच्चा अपने आप स्वयं सीखेगा, ठीक है। प्रैग्मेटिक फिलोसफी बच्चे के प्रयोगात्मक वाद पे ज़्यादा जोर देती है कि करके सीखने पे, ठीक है। तो इसमें भी जो है ऐसी कोई बात नहीं आती है। डेमोक्रेटिक युग में यही है कि बच्चा आराम से प्रश्न पूछ सकता है, दूसरा उसका उत्तर देगा, तो उसमें मारने वाली बात कोई नहीं आती है। तो हमारा बचा का विक्टोरियन युग, ठीक है। यहाँ पे स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड, मतलब जहाँ पे छड़ी जो होती है वो बच्चे के उसके, तो छड़ी को बच्चे के अनुशासन से रिलेट करते हैं, ठीक है। कि छड़ी जब होगी तभी बच्चा जो है अनुशासित होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो विक्टोरियन युग में ये बात हुई है, बाकी जो है किसी में नहीं। तो हम आगे चलते हैं 184 पे चलते हैं। लिखा हुआ है कि स्कूल संकुल की परिकल्पना प्रथम स्थापित हुई, तो उत्तर प्रदेश में हुई है, मध्य प्रदेश में हुई है, बिहार में हुई है या राजस्थान में हुई है। ये क्वेश्चन भी हमने किया हुआ है पहले वीडियो में जो किया हुआ है। तो स्कूल संकुल की जो परिकल्पना है वो राजस्थान में हुई है। हमने देखा था स्कूल संकुल की परिकल्पना में, एक मिनट, स्कूल संकुल की परिकल्पना में बताया गया था हमें कि जो है उच्च माध्यमिक जो विद्यालय हैं उसमें कम से कम लाइब्रेरी होनी चाहिए एक, तो जहाँ पे बच्चे अपने पढ़ सकें, ठीक है। ये कोठारी कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार था। चलिए हम आगे चलते हैं। लिखा हुआ है कि तालीम का ज्ञानात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, ठीक है। तालीम का ज्ञानात्मक सिद्धांत, तो तालीम का जो ज्ञानात्मक सिद्धांत है वो N.L. गगे ने दिया था, ठीक है। तो पहला जो है सही है। आगे चलते हैं हम। लिखा हुआ है कि वर्ग शिक्षण में सूचना माध्यम वर्ग से दूर रहना और चले जाना को असर करती है। क्या पूछना चाहता है कि वर्ग शिक्षण में सूचना माध्यम वर्ग से दूर रहना और चले जाना को असर करती है। ये क्वेश्चन जो है मेरे समझ में नहीं आ रहा है अभी, ठीक है। इसको मैं बाद में बताऊँ, आप लोग पढ़िएगा, अगर समझ में आ जाए तो कमेंट में अवश्य बताइएगा, ठीक है, कि क्या पूछना चाह रहा है ये, ठीक है।
चलिए हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। 187 शिक्षण कौशल तालीम का निर्धारक है। तो शिक्षण कौशल तालीम का निर्धारक तो शिक्षण कौशल जब दिया जाता है वो कई घटकों में जैसे होता है, ठीक है। जब बनाते हैं हम, प्रस्तावना कौशल हो गया, प्रश्नीकरण हो गया, प्रश्न पूछते हैं, व्याख्या हो गया, ठीक है, अनुशीलन हो गया, पुनर्बलन हो गया, सामपट लेखन हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे घटक के रूप में आती हैं। तो शिक्षण कौशल तालीम जो है वो इसके निर्धारक जो है वो घटक हैं, ठीक है, घटक हैं यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है इसका। आगे चलते हैं हम। एक अच्छे वार्तालाप संचारण में ज़रूरी है। तो अच्छे वार्तालाप में क्या होना चाहिए? विचारों की स्पष्टता, नाटकीय प्रस्तुत, नरम आवाज़ में बोलना, रुके बिना बोलना। जो सबसे हमारा क्लियर ऑप्शन है वो नंबर 4 है, रुके बिना बोलना। अच्छे वार्तालाप का यही ज़रूरी है, ठीक है। आगे चलते हैं। लिखा हुआ है कि 189 में निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षणिक समायोजन का मार्ग है? मानव शक्ति मार्ग, सामाजिक मार्ग, सामाजिक मांग मार्ग, 1 और 2 दो। तो इसमें दोनों सही है। मैं आपको बता दूं कि जो हमारे शैक्षणिक समायोजन के मार्ग हैं वो 3 मार्ग हैं। एक पहला है कि सामाजिक मांग मार्ग, ठीक है, मानव शक्ति मार्ग जिसमें दिया हुआ है, तीसरा है मूल्य लाभ विश्लेषण, ठीक है। ये 3 मार्ग हैं शैक्षणिक समायोजन के। चलिए हम आगे चलते हैं। लिखा हुआ कि संस्था की योजना आधारित होनी चाहिए। संस्था की योजना, जैसे कि यहीं से हम पढ़ के थोड़ा समझें। संस्था के लिए योजना ध्येय और आवश्यकता पे आधारित होनी चाहिए, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। अध्यापक का आचरण जरूरी है। अध्यापक का आचरण कैसा होना चाहिए? आदर्श आचरण होना चाहिए। अध्यापक का, कोई भी अध्यापक हो, आदर्श आचरण होना चाहिए। हम आगे चलते हैं। लिखा हुआ है कि सूचना धुरी मार्ग, तो इंफॉर्मेशन हाईवे, ठीक है, क्या है? इंफॉर्मेशन हाईवे या नेट है? तो इंफॉर्मेशन हाईवे या नेट जो है वो इंटरनेट है, ठीक है। इंटरनेट के माध्यम से ही हम सूचना का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। इनसेट 1B का प्रक्षेपण कब किया गया? तो इनसेट 1B का प्रक्षेपण कब किया गया है? ये जो है 30 अगस्त 1983 में हुआ है इनसेट 1B का प्रक्षेपण, ठीक है। हम आगे चलते हैं। यूजीसी में केंद्र सरकार के कितने प्रतिनिधि हैं? तो 2 प्रतिनिधि हैं यूजीसी में केंद्र सरकार के। हम आगे चलते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज किस पर आधारित है? कंप्यूटर लैंग्वेज जो है वो संख्या पद्धति पर आधारित है। आपको पता है 0 और 1 जो है उसके हैं, जिसको बाइट बोलते हैं, ठीक है, 1 को बिट बोलते हैं। बिट बोलते हैं। आगे चलते हैं। शैक्षिक कंप्यूटर का मुख्य कार्य है। शैक्षणिक कंप्यूटर का मुख्य कार्य है उत्तरों का हिसाब, बिल्कुल सही बात है। सूचनाओं का संग्रह, ये भी सही है। डेटा का विश्लेषण सही है। उपरोक्त सभी बिल्कुल सही है। तो हमारा ये भी इसमें सारे सही हैं, ठीक है। उत्तर नंबर 4 जो है। यूनेस्को सैटेलाइट निर्देशित टेलीविज़न कार्यक्रम प्रथम बार कब उपयोग में लाया गया? तो 197 का जो है ऑप्शन नंबर हमारा 1965 है। इसमें यूनेस्को सैटेलाइट निर्देशित टेलीविज़न कार्यक्रम, ये जो है 1965 में जो है प्रारंभ किया गया था। लिखा हुआ है कि इसमें सूचनात्मक पद्धति मुख्य घटक है। सूचनात्मक पद्धति मतलब इंफॉर्मेशन जिसमें दी जाती है, ये मुख्य घटक इसमें है। सेनेटिक्स टीचिंग मॉडल, बेसिक टीचिंग मॉडल, इंडक्टिव टीचिंग मॉडल या सोशल एस्टिमेशन। अब हम देखते हैं ज़रा, फिर से एक बार पढ़ते हैं, ठीक है। सूचनात्मक पद्धति मतलब हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो हम इंफॉर्मेशन कब देते हैं? जब बेसिक टीचिंग कराते हैं, जब हम शुरुआती दौर होता है, जब बेसिक टीचिंग कराते हैं वहाँ पे हम इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। इंडक्टिव टीचिंग मॉडल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और सोशल स्टिमुलेशन में भी ऐसा नहीं होता। सोशल स्टिमुलेशन में तो सोसाइटी से रिलेटेड जो है वो दिया जाता है। इंडक्टिव डिडक्टिव ये पूरा मैं आपको डिस्कशन में कराऊंगा। यहाँ पे वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाती है, उसको जो है अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है, घंटों लग जाते हैं अपलोड करने में, इसलिए थोड़ा
जल्दी चल रहे हैं हम। 99 पे कह रहा है कि कंप्यूटर आधारित टीचिंग मॉडल किसके द्वारा बनाया गया। ठीक है, तो कंप्यूटर आधारित जो टीचिंग मॉडल था वो स्टोलूर्स और डेविस ने बनाया था 1965 में। आगे चलते हैं। समूह शिक्षण में विद्यार्थियों की निम्न में से कौन सी आकांक्षा होती है। समूह शिक्षण में विद्यार्थियों की निम्नलिखित में से कौन सी आकांक्षा होती है। समूह से प्रशंसा, ऐसा कुछ नहीं है। कार्य के बराबर बंटवारा, ये भी जरूरी नहीं है। व्यक्तिगत दृष्टिबिंदु की अवहेलना, नहीं। पृथक विद्यार्थियों को समूह से आकर्षित करना, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चौथा नंबर सही है। तो हमने देखा है कि हमारे जो है सारे क्वेश्चंस जो है इसमें एक जो है पूरा पेपर हो चुका है। जो क्वेश्चंस हमने आपके लिए छोड़ा है उसका आप उम्मीद है मुझे आप रिप्लाई ज़रूर देंगे। ठीक है, वो क्वेश्चन को आप पढ़िएगा, हम बताइएगा ज़रा कि क्या पूछ रहा है, वो क्या पूछना चाह रहा है। ये वाला क्वेश्चन है, वर्ग शिक्षण में सूचना 186 वाला, वर्ग शिक्षण में सूचना माध्यम वर्ग से दूर रहना और चले जाना को असर करती है। तो इसको जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या पूछना चाहता है और कौन सा आंसर इसमें सही है। तो हमने इसको पूरा एक ये कर लिया है पेपर। तो आपको कहीं भी किसी भी प्रश्न में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और आप लोग इसमें कमेंट करके ये अवश्य बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आप ये बताना बहुत आवश्यक है हमारे लिए, कि हमें भी पता चले कि वीडियो जो बन रहा है वो आपके लिए, आपके उपयोग के लिए बन रहा है सही कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग कमेंट अवश्य करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर भी करिएगा ताकि अन्य भी लोगों को भी जो है इसका फ़ायदा मिल सके। चलिए, अगर आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे तो उम्मीद है हम जल्द ही कुछ नया लेके भी आएंगे। ठीक है, और कल जो है हम PWD एक्ट 1995 पढ़ेंगे। उसके बाद जो है RPWD एक्ट पढ़ेंगे। उसमें सारे डिसेबिलिटी जो हैं 21 डिसेबिलिटी हैं जो आई हुई हैं 2016 के अंतर्गत, ये सारी डिसेबिलिटी को एक एक करके बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। ठीक है, और जो NEP जो पहले हमने पढ़ाई है वहाँ पे भी एक क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 अभी नहीं आई है, तो इसलिए क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आप लोग इसको स्किप मत करिएगा, क्योंकि वो देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन आते आते हैं। उसके बाद में जैसे टीचिंग मेथड के क्वेश्चन आते हैं, तो टीचिंग मेथड को लेके एक वीडियो मैं लाऊंगा 10 मिनट का, और वहाँ पे ट्रिक के माध्यम से हम समझेंगे कौन सा टीचिंग मेथड किसने दिया हुआ है। ठीक है, तो वो भी क्वेश्चंस देखो, हर कोई भी क्वेश्चन पेपर आप उठा लीजिए, हर क्वेश्चन पेपर में जो है टीचिंग मेथड ज़रूर आता है। 1 से 2 टीचिंग मेथड पूछे जाते हैं, इसलिए हम जो है टीचिंग जो चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है, वो तो हम करेंगे ही करेंगे, और जो नहीं पूछा जाता है या कम पूछा जाता है, कभी कभी आता है, वो चीज़ें भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले हम वही चीज़ें करेंगे जो चीज़ें बहुत ज़्यादा ही पूछी जाती हैं। 1 से 2 क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो RPDW एक्ट जो है उससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 21 डिसेबिलिटी हैं, उसमें 1-2 डिसेबिलिटी जैसे ऑटिज्म हो गया, सेरेब्रल पाल्सी हो गया, ठीक है, तो और कुष्ठ रोग, ये सारी चीज़ें, इन सब से क्वेश्चंस बहुत अच्छे से बनता है, उनके लक्षण पूछ देता है। तो यहाँ से हम एक एक दो दो डिसेबिलिटी करके हम रोज़ पढ़ेंगे। वो थोड़े ज़्यादा दिन का पार्ट रहेगा वो RPWD एक्ट, उसमें 21 डिसेबिलिटी हैं, सारी कवर करना 1-2 दिन में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आधे घंटे से ज़्यादा हम वीडियो भी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है, फिर 200 MB से ऊपर चला जाता है, फिर इसको अपलोड करने में बहुत दिक्कत होती है यहाँ से। ठीक है, वो लैपटॉप से तो अपलोड भी नहीं हो पाता है, तो इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि 2-2 डिसेबिलिटी या 3-3 डिसेबिलिटी जैसे हो सकेगा, ठीक है, उनको जल्द से जल्द पूरा कराएंगे। उसके बाद हम आगे का अपना देखेंगे। हम कोशिश करेंगे, अगर आप लोगों का अच्छा सहयोग मिलेगा तो हम 2-2 वीडियो भी डालेंगे एक-एक दिन में। साइकोलॉजी भी उसमें कवर कराएंगे साथ में ही। तो आप लोग जो है इसको शेयर करिएगा अधिक से अधिक, और जो जितने भी ग्रुप्स हैं आपके जो DSSB से लेके हैं, स्पेशल एजुकेशन से लेके हैं,
या जो सीटेट की भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हम जो साइकोलॉजी लाएंगे वो सीटेट के लिए है, यूपीटेट के लिए है, डीटे प्लस भी वो सभी के लिए है, ठीक है। तो सबको ही फ़ायदा होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये सिर्फ स्पेशल एजुकेशन को फ़ायदा होगा, सभी के लिए ही है ये। तो टीचिंग का जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं सभी के लिए है, ठीक है। तो जो हमारे मित्रगण रह गए हैं, सीटेट नहीं क्वालिफाई हो रहा है, तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अब सपोर्ट करिएगा। चलिए ठीक है, अब हम क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, 25 मिनट हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया आज भी। चलिए ठीक है, रहिए घर पे, रहिएगा, सुरक्षित रहिए, ठीक है। पढ़ते रहिए। धन्यवाद।